morning students. Welcome to my YouTube channel Social Studies Interesting with Baljeet Kaur. Dear students, we are doing chapter 2 Nationalism in India. इसमें हम लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज मैं आपको करवाऊंगी वन पार्ट, दैट इज question number 1, which contains 4 questions A, B, C and D, and these are all short answer type questions. Then we will do question number 2, Satyagraha, and question number 3, it has 2 parts. 2 parts हैं इसके। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है हमने। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो है डिस्कस के क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है कि जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई इंडिया में, वो कॉलोनीज में, वो किस तरह से जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स लोग कर रहे थे उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आंसर है इसका, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बिकॉज कॉलोनियलिज्म अफेक्टेड पीपल्स फ्रीडम। लोग पहले आज़ाद थे, अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बना लिया तो उनको गुलाम कर लिया, तो वो ऑलरेडी अफेक्टेड थे। The sense of oppression and exploitation became a common bond for the people of different groups, which resulted in the growth of nationalist ideals. यानी कि जितने भी इंडिया के लोग थे उन सबको अंग्रेज दबाते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो ये एक कॉमन बात थी। ये जो कॉमन बॉन्ड था, इंडियों ने ही लोगों में आपस में नेशनलिस्ट फीलिंग्स डेवलप की। People begin discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. लोगों की जो आपस में यूनिटी थी ना, आपस का जो एक उनको फीलिंग आती थी एक जैसी, नेशनलिस्ट फीलिंग इस तरह से डेवलप हुई कि उन सब की जो स्ट्रगल थी बेसिकली किसके अगेंस्ट थी? कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थी, यानी कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थी। तो ये है आपका आंसर फर्स्ट पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन ये है कि आपको पता है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी उसने किस तरह से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी उसको इंक्रीज किया, यानी कि उसमें ग्रोथ लाई। तो आंसर है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी फ्रॉम रूरल एरियाज, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड रेजिंग ऑफ कस्टम ड्यूटीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वर सम फैक्टर्स। In 1918, 19 and 1920-21, there was failure of crops in many parts of India, resulted in food shortage, and moreover, 12 to 13 million people died due to influenza epidemic. All these caused extensive anger and opposition against British colonial rule. Thus people were united for growth of nationalism in India. यानी क्वेश्चन का आप डिटेल समझो तो ये है कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेस थी, जैसे अंग्रेज ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कर रहे थे, लोगों पर बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स लगा दिया था और कस्टम ड्यूटी बहुत बढ़ा दी थी, तो लोग इन बातों से दुखी थे। उसके साथ साथ 18, 19 और 2021 में क्रॉप्स भी फेल हो गई थी और उसके साथ साथ फूड की शॉर्टेज हो गई थी, तो ये सब कारण थे। उसके बाद सी पार्ट आ जाता है आपका, वाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट। यानी कि जब रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों ने लगाया तो इंडियंस कैसे उससे खफा हो गए, नाराज़ हो गए। तो आंसर है, इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय रॉलेट एक्ट बिकॉज नंबर 1 पॉइंट है, दिस लॉ enabled गवर्नमेंट टू अरेस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। और सेकेंड पॉइंट है, इट गेव द गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक पावर्स to repress political activities and people thought it under undemocratic and oppressive। यानी कि पहली बात तो ये थी इस लॉ की कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकती थी और बिना ट्रायल के ही 2 साल तक उसको जेल में कैद रख सकती थी। और जो दूसरा पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट इतना ऑटोक्रेटिक पावर्स उसको मिल गई थी, इतनी ज़्यादा पावर्स थी, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सुप्रेस कर रही थी, जो कि अनडेमोक्रेटिक भी था और ऑप्रेसिव भी था। ये लोगों को बात पसंद नहीं आई थी। डी पार्ट है क्वेश्चन का,
वाई गांधी जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले ली, विदड्रा क्यों कर ली? तो आंसर है गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, especially the Chora Chori incident in 1922, where the people attacked police station. He felt that satyagrahis needed to be properly trained for non-violent demonstrations. यानी कि गांधी जी ने देखा कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मतलब शांति से जो भी नॉन कोऑपरेट करना था उसकी जगह लोग वायलेंट हो गए थे, और इसी वायलेशन में उन्होंने क्या किया, चोरा चोरी एक पुलिस स्टेशन था जिस पर उन्होंने अटैक कर दिया 1922 में, और पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। तो गांधी जी को ये फीलिंग आई कि सत्याग्रहीज को भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है नॉन वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? Satyagraha was a method of mass agitation. The idea of satyagraha means the power of truth and the need to search for truth. यानी कि सत्याग्रह का मतलब था कि सच की ताकत क्या है और हमें लड़ाई जो लड़नी है वो किससे लड़नी है, सत्य के सहारे लड़नी है। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. ए सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रह जो गांधी जी कहते थे उसका मतलब ये था कि अगर हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती अपने जो अप्रेसर है, जो हमें दबा रहा है उसके खिलाफ, बल्कि हम नॉन वायलेंस से भी ये सत्याग्रह कर सकते हैं और अपने हक की, अपनी जस्टिस की लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 2 रिपोर्ट्स लिखनी है हमने, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, तो राइट शॉर्ट रिपोर्ट्स हैं। ये पहली है जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन 13 अप्रैल 1919, ब्रैकेट में बैसाखी डे लिखा क्योंकि उस दिन बैसाखी थी। पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स अंडर रॉलेट एक्ट। अभी हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा ना, किसी को भी पकड़ के जेल में बंद कर देते थे, तो बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे, तो उसी के खिलाफ जो है लोग इकट्ठे हुए थे और साथ साथ में बैसाखी मना रहे थे। द पीसफुल गैदरिंग वॉज अटेंडेड बाय अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, जवान लोग और बच्चे भी इसको अटेंड कर रहे थे। द मिलिट्री कमांडर जनरल डायर केम टू द प्लेस विद सम सोल्जर्स एंड ब्लॉक्ड द ओनली एग्जिट पॉइंट। जो उस समय का मिलिट्री कमांडर था जनरल डायर, वो आया और उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स के साथ आया और उसने जो मेन एक ही गेट है उसको ब्लॉक कर दिया। ही ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू ओपन फायर विच किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड वुंडेड थाउजेंड्स। क्या हुआ, उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया और उसके तहत हजारों के हिसाब से लोग जख्मी हो गए और सैकड़ों के हिसाब से मारे गए, गोली चला दी उन्होंने। दिस लेड टू लार्ज स्केल स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स बाय एनरेज्ड इंडियन पीपल। लोग गुस्से में आ गए, स्ट्राइक्स कर दी, क्लैशेस कर दिए, गुस्से में लोगों ने पुलिस पर भी अटैक किया जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। और सेकंड पार्ट है इसका, इस रिपोर्ट का, साइमन कमीशन। The Simon Commission arrived in India in 1928 and faced protest slogans of Simon Go Back. जैसे ही साइमन कमीशन आया, इंडिया पहुंचा 1928 में, तो आगे लोग स्लोगन्स लेकर खड़े थे, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। बिकॉज दिस कमीशन डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन member and it did not have any scheme of reforms for India। क्योंकि इस कमीशन में जो 7 लोग थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, उन्होंने एक भी मेंबर इंडियन नहीं रखा था, तो ना ही इस कमीशन वाले जो आए थे वो इंडिया में कुछ सुधार लाने के लिए कोई भी स्कीम लेकर आए थे। हेंस दिस कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस। क्योंकि जब इंडियन खुद कोई एक मेंबर भी नहीं होगा तो वो कैसे सजेस्ट करेगा इंडिया की भलाई की बातें, इसलिए इंडियंस ने इस कमीशन को ही रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चंस, एक पार्ट था ये, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने हैं, डिस्कस वाले क्वेश्चंस। तो फिलहाल आप ये कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स पे, कंप्लीट कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। वी विल कंटिन्यू विद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टुमारो।
ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनको डिस्कस क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, देन चूज एनी 3 and write about their hopes and struggles to show why they joined movement। यानी हमने वो सारे ग्रुप्स के बारे में बताना है जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था 1921 में। वो सारे सोशल ग्रुप्स जितने भी थे उन सब का नाम बताने के बाद हमने बताना है कोई 3, उनको हमने इस तरह से इलेबोरेट करना है कि उन्होंने क्यों इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया था, उनकी क्या होप्स एंड स्ट्रगल्स थी। तो इसी को हमने डिस्कस करना है। आंसर है द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921 वर द अर्बन मिडिल क्लास comprising lawyers, teachers, headmasters, students, peasants, tribals and plantation workers। यानी हमने ये बताना है कि कौन लोग थे, जितनी भी अर्बन मिडिल क्लास थी वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल थे। उनमें कौन कौन लोग आ जाते थे, वकील, लायर्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स, स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो भी। अब हमने बताना है किन्हीं 3 को इसके बाद हमने इलेबोरेट करना है, किन्हीं 3 ग्रुप्स को। तो हमने जो 3 ग्रुप्स लिए हैं उसमें सबसे पहला ग्रुप है पीजेंट्स। तो पीजेंट्स ने क्यों किया? पीजेंट्स रेबल्ड अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हाई रेंट्स एंड आल्सो फोर्स देम टू डू बेकार। यानी कि उनकी वजह क्या थी? पीजेंट्स की वजह ये थी, उन्होंने विरोध क्यों किया तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़? क्योंकि वो ज़्यादा रेंट्स डिमांड कर रहे थे और उनको बेकार करने के लिए मजबूर कर रहे थे, बिना पैसा दिए उनसे काम करवाते थे। दूसरे नंबर पर जो ग्रुप हमने लिया वो है ट्राइबल पीपल। They revolted against the enclosure of large forests by British government, due to which tribals lost livelihood and their traditional rights। उनका मेन वजह क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने उनके वो जंगल ही बंद कर दिए थे, जिन जंगलों की वजह से जो ये ट्राइबल पीपल थे अपनी ज़िंदगी जीते थे, उनकी लाइवलीहुड छीन ली और उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनको छीन लिया। तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत कर दी। तीसरे नंबर पर आ जाती है प्लांटेशन वर्कर्स। डिज़ायर्ड फ्रीडम टू मूव अबाउट एंड रिटेन लिंक्स विद द विलेजेस दे केम फ्राम। वो चाहते थे कि जिन गाँव से वो आए हैं उन गाँव में हमें फ्री होकर जाने दिया जाए। दे बिलीव दैट गांधी राज वुड मेक एन एंड टू देयर सारोज। उनको लगता था कि गांधी राज आने से उनके जो सारोज है, जो दुख है, उनका एंड हो जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिस्कस द साल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। यानी कि आपने साल्ट मार्च को पर डिस्कस करना है कि क्यों वो एक इफेक्टिव सिंबल था, गांधी जी ने साल्ट को ही क्यों चुना। आंसर है गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आल्सो नोन एज साल्ट मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ही साल्ट मार्च कहते थे। साल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म बिकॉज, वजह क्या थी? पहला, महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी को लगा कि साल्ट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश को यूनाइट कर देगी। यानी कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सब साल्ट को यूज़ करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक यूनिटी फील करेंगे, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने साल्ट को एज ए सिंबल चुना। सेकंड क्या था कि साल्ट वाज द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड्स एंड वाज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर अलाइक। दूसरी बात ये थी कि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है, नमक के बिना कोई रह नहीं सकता। इसलिए जब वो इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंडिया का हर बंदा उनके साथ हो जाएगा। गांधी जी स्टार्टेड साल्ट मार्च विद 78 वॉलंटियर्स। ही रीच्ड डांडी, वायलेटेड लॉ एंड मेड साल्ट। दिस मार्च developed the feeling of nationalism. People in different parts of the country broke the salt law and manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories.
यानी कि थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। वो क्या है कि गांधी जी ने साल्ट मार्च शुरू कर दिया। अपने साथ कितने लोग लिए? 78 मेंबर्स लिए 6 अप्रैल को। इससे लोगों के बीच में एक यूनिटी आई। लोगों ने लॉ को ब्रेक किया और गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज के आगे डिमॉन्स्ट्रेशंस की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया? यानी कि औरतों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या हिस्सा लिया था? तो आंसर क्या है? वुमेन वर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ बोथ विद इन एंड आउटसाइड द होम। वो घर में भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही थी और घर से बाहर भी। विद इन होम दे स्पन खादी एंड होल्ड क्लासेस टू टीच अदर वुमेन। घर में वो खादी बुनती थी और बाकी दूसरी वाली औरतों को भी पढ़ाती थी। आउटसाइड द होम दे पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट एंड इन डांडी मार्च। घर से बाहर निकलकर वो किस में हिस्सा ले रही थी? स्वदेशी मूवमेंट में भी और डांडी मार्च में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था औरतों ने। दे वेंट टू जेल वाइल ब्रेकिंग साल्ट लॉ। आपने देखा पढ़ा कि जब वो साल्ट लॉ तो का ब्रेक हुआ था तो तब जो औरतें साथ थी उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड political leaders differ sharply over the question of separate electorates? क्वेश्चन का मीनिंग समझिए कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ कोई लोग चाहते थे, कोई नहीं चाहते थे। तो यानी उनका ओपिनियन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों था? तो आंसर है, political leaders differed sharply over the question of separate electorates because of the डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स के अपने अपने ओपिनियन थे, डिफरेंट ओपिनियन थे। लो क्लास वालों के अपने ओपिनियन थे, हाई क्लास वालों के अपने ओपिनियन थे। The leaders supporting the minorities and the Dalits believed that only political empowerment would abolish social backwardness। जैसे आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे इसकी रिपोर्ट में। जो दलित्स के लीडर थे या जो माइनॉरिटीज़ के लीडर थे उनको लगता था कि इनको एम्पावर करने के बाद इनको जब अलग इलेक्टोरेट मिलेगा तो इससे सोशल बैकवर्डनेस ख़त्म हो जाएगी। While others like Gandhi ji thought that separate electorate would slow down the process of integration and it will gradually divide the country। लेकिन उनके अपोजिट जो गांधी जी जैसे लीडर थे उनको लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो इससे लोग यूनाइट नहीं होंगे और कंट्री और ज़्यादा टूट जाएगी। तो ये था आंसर नंबर 4। इसके साथ ही हमारे सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। हैव ए नाइस डे।